हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम की शुरुआत कर दी थी शायद। और फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरा मतलब बढ़िया था। 77 पॉइंट द गवर्नमेंट बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करके टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है ना जी? बात को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। बहुत सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था बेटा आपको इंट्रोडक्शन में कि वर्ल्ड वाइड 3 फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है। ठीक है ना? इंडिया भी कोई फॉलो करता है, बता दूंगा। पुराने टाइम में बेटा इंडिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो किया करता था। ठीक है, अब नहीं करता। ठीक है, चलो क्या। तो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम इज फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो जी बेटा समझते हैं इसको क्या होता है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम सबको क्लियर है? गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है। सर, फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है आराम से समझ लो। दो ही लाइन का सिस्टम है, इसलिए पेपर में आने के चांसेस जीरो। ठीक है, जीरो। मुझे नहीं लगता अगले एग्जाम में आएगा। वन मार्कर्स में आ जाए तो आ जाए, तो बेटा उसके बारे में बात कर लेते हैं। दो ही लाइनें में दो ही बार लिखूंगा, आप कुछ और भी लिख लेना मेरे पास तक। तो यहाँ पर ना एक्सचेंज रेट फिक्स होता है मार्केट फोर्सेस के थ्रू। मतलब मार्केट फोर्सेस बोलो तो बेटा मतलब डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कर दो। बस, कुछ नहीं और है नहीं कुछ। ठीक है नहीं? अगर ह्यूमन डॉलर की डिमांड बढ़ती चली जा रही है तो वो प्राइस बढ़ता चला जा रहा है। जितना मर्जी बढ़ाकर ले लो, जितना चाहे डिमांड बढ़ाकर ले लो। और बाबू मैं कहूँ अगर यूएस डॉलर की आप सप्लाई सप्लाई करे जा रहे हो, जितना मर्जी प्राइस गिर जाए कोई नहीं आएगा कंट्रोल करने। तो यानी कि सब कुछ फोर्सेस के हाथ में, सब कुछ मार्केट फोर्सेस के हाथ में। डिमांड और सप्लाई चाहे तो कितना भी बढ़ा दे, और डिमांड और सप्लाई चाहे तो कितना भी गिरा दे, कोई नहीं कंट्रोल करेगा। मैं वर्ड लिख रहा हूँ, गवर्नमेंट कंट्रोल लिखकर काट दूंगा, कंट्रोल कोई नहीं करेगा। यहाँ बेटा पहले मेथड की तरह गवर्नमेंट आएगी नहीं बीच में। अच्छा, इतनी सी एक्सप्लेनेशन। बताओ क्यों आएगा ये पेपर? कभी भी नहीं आएगा। तो थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ रहे हैं, बस इसके बाद नोट डाउन करने का एक टाइम दूंगा मैं। अब थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। लो जो समझते हैं इसको क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम है ये। हाइब्रिड का मतलब मेरा ख्याल सब समझते हैं। हाइब्रिड मतलब मिक्स करेंगे। और जो हमने सिस्टम लास्ट लेक्चर में पढ़ा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और जो सिस्टम अभी हमने पढ़ा बेटा फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, इन दोनों को कंबाइन कर दो बेटा, ये सिस्टम नया सिस्टम जन्म ले लेता है। अब वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सिस्टम? क्योंकि बेटा इंडिया इसको फॉलो करता है। इंडिया में इसको फॉलो करता है। फिर 1991
आपका ध्यान लिखने में होना चाहिए, 5 मिनट रुक जाओ, तो उस समझने पे ध्यान देना। बेटा हमने ना लास्ट लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ा था करेंसी डेप्रिसिएशन, और बेटा एक टॉपिक पढ़ा था करेंसी एप्रिसिएशन, याद होगा आपको वैसे। तो करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी डिवैल्यूएशन में क्या फर्क होता है, और करेंसी एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में क्या फर्क होता है, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो करेंसी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, करेंसी एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन, इनमें क्या अंतर होता है? तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ ना, तो जो डेफिनेशन इसकी है बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन इसकी, जो डेफिनेशन इसकी है वही सिमिलर डेफिनेशन इसकी है। इट मींस decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. It also means decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. इतनी सिमिलर डेफिनेशन, कोई फर्क कैसे करेंगे? तो वो फर्क है इसमें एक्सचेंज रेट सिस्टम का। देखो बेटा ये जो दोनों टर्म है ना, करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन, ये टर्म इस्तेमाल की जाती है फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में ये टर्म इस्तेमाल की जाती है। बेटा अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी बढ़ेगी डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो बोलेंगे एप्रिसिएशन हो गया, और अगर हमारी डोमेस्टिक करेंसी गिरेगी तो बेटा, और डिमांड और सप्लाई की वजह से गिरेगी, तो हम बोलेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन हो गया। समझ में आ रही है बात? बट बाबू अगर कहीं पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, चाहे वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है चाहे वो मैनेज फ्लोटिंग, दोनों में गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में है कि नहीं है? है। और बेटा मैनेज फ्लोटिंग में है कि नहीं है? है बेटा, आरबीआई को इन्वॉल्व किया हुआ उन्होंने, ठीक है जी, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में। तो सर जहां कहीं भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है वहां बेटा इन टर्म का इस्तेमाल करने लगते हैं। समझाने के लिए बात बोलता हूँ, सामने देखते हैं। मान लो बेटा $1 ना सरकार ने फिक्स कर दिया फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कि $1.80 का है, ठीक है। और बाबू इंटरनेशनल मार्केट में ना प्राइस पहुंच गया $1 का 83, क्या करेगी गवर्नमेंट? सारी करेगी वो रिजर्व्स, जम्मू के सप्लाई क्रिएट करेगी डॉलर की, ताकि इसका प्राइस भी जो 80 आ जाए। गवर्नमेंट ने ना यूएस रिजर्व बेचने शुरू कर दिए, 10% यूएस डॉलर के अंदर खाली हो गए, यूएस डॉलर टच से मस नहीं होगा, तो वो 10% और बेच दिए, फिर टच से मस नहीं होगा, 10% और बेच दिए, करते करते गवर्नमेंट के हाथ से 50% यूएस डॉलर के रिजर्व खाली हो गए, और यूएस डॉलर ले नहीं रहा। इतनी डिमांड चल रही है उसकी मार्केट में भी, आप सप्लाई कर रहे हो, तभी यूएस डॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ा, 83 पे टिका हुआ। सर ऐसे केसेस में गवर्नमेंट को एक बारी को ये लगेगा ना कि यार मेरे सारे रिजर्व भी ना खाली हो जाए, पता लगा मैं बेचता रहा और ये मिले भी ना। सर अगर ऐसा हो जाता है ना कभी 50% रिजर्व खाली हो गए और कुछ नहीं हो रहा प्राइस को, तो गवर्नमेंट ना खुद ही डिक्लेयर कर देती है कि मैं अपनी करेंसी को डिवैल्यूड मान रही हूँ। आज से $80 का नहीं है, आज से $83 का हो गया, खुद ही मान लेती है गवर्नमेंट, क्योंकि मजबूरी हो गई बेटा, 50% रिजर्व बढ़ रहे हैं, खुद ही मान लिया आपने डिवैल्यूएशन, ठीक है। और अगर ऐसा हो, वैसे ऐसा होता कभी नहीं सुना में कि $1 78 का हो गया, और गवर्नमेंट बाय करी जा रही है कुछ हो ही नहीं रहा, यूएस डॉलर 80 आएगी ना 78 में टिका हुआ है, ऐसा तो ऐसा होता है, यूएस डॉलर की डिमांड अपने आप में थी, ठीक है जी, और कुछ नहीं हो रहा, मतलब लोग सप्लाई कर रहे हैं और गवर्नमेंट डिमांड करी जा रही है, लोग बेच जा रहे हैं, सरकार खरीदी जा रही, ठीक नहीं मेरा प्राइस, सप्लाई मेरे पता नहीं कहाँ से आ गए यूएस डॉलर, बहुत सारी सप्लाई है। सर अगर गवर्नमेंट को लगा मैंने बहुत बाय कर लिया, मेरे तो रुपये खत्म हो जाएंगे, कितना डॉलर बाय कर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसे केसेस में, रीवैल्यूड मांगेगी अपनी करेंसी को, पहले के आज से $1.80 का नहीं, मेरे $70 हो गया, आगे गिर गई। समझ में आ गई आपको? यानी कि बेटा इन दोनों में ना डेफिनेशन के हिसाब से कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ एक्सचेंज रेट का, एक्सचेंज रेट सिस्टम का, ठीक है। जहाँ कहीं बेटा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है वहाँ टर्म इस्तेमाल होती है करेंसी डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन, जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट आ जाएगी तो वहाँ टर्म इस्तेमाल होगी करेंसी डिवैल्यूएशन एंड करेंसी रिवैल्यूएशन। कोई दिक्कत? बढ़िया, नोट डाउन करने का टाइम तो 2 मिनट के बाद देखो, 2 मिनट का एक टॉपिक और करें।
तो वो एक टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स। बाबू कब कब हम फॉरेक्स की फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं और कब कब हम सप्लाई करते हैं। बेटा मैं एक तरफ डिमांड का जिक्र करूंगा और दूसरी तरफ सप्लाई का जिक्र करूंगा, आराम से समझते जाना बेटा। वो मैंने ना इसका एक शॉर्टकट बनाया हुआ है, आपको याद रहे बहुत अच्छी बात, नहीं रहे बेटा आप देख लेना आपको कैसे याद करना है। ठीक है, मेरी तरफ से कोई शॉर्टकट सब कुछ डिमांड और सप्लाई दोनों झेल रहे हो, एक ही शॉर्टकट। बेटा शॉर्टकट का नाम है यूटीआई के शेयर परचेज करो। यूटीआई के शेयर परचेज करो। पुराने टाइम में एक्सिस बैंक को बोला जाता था यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, मुझे तो समझ में आया, मैंने वो शॉर्टकट बना दिया, तुम्हें याद रहे, ठीक है। ठीक है जी, यूटीआई के शेयर परचेज करने। ठीक है बाबू, यू फॉर यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर बेटा, टी से टूरिज्म, import of goods and services, speculation, or better purchase of foreign assets, purchase of foreign assets। बहुत अभी स्पेकुलेशन वाला पॉइंट मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है जी, समझाऊंगा ये मैं कल या परसों। ठीक है जी, लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, समझाने वाला काम थोड़ा देर के लिए कर देगा। ठीक है, या तो कल जाते जाते, नहीं तो वो उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तब आपको समझ में आ जाएगा पक्का से। अब आओ, हम डिमांड करते हैं पांचवी सिचुएशन में फॉरेक्स की। ठीक है जी, पांचों सिचुएशन में डिमांड करनी ही पड़ती है, कोई रास्ता नहीं है आपके पास। फर्स्ट वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर ये वर्ड ना बाबू जब से इको शुरू करी है ना तब से चल रहा है। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, कोई आपके लिए कुछ करे कि नहीं करे, आप उसके लिए कर रहे हो, इसको तो बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो मान लो आप रहते हो इंडिया में और आपने फैमिली मेंटेन कर रखी है यूएस से। ठीक है, आप काम करने इंडिया आए हुए हो और फैमिली यूएस से रह रही है, कनाडा रहती है। ठीक है, अब यहाँ से कुछ भी कमाते हो, इन रूपी कमाते हो, अगर वहाँ रूपी बेचोगे तो कोई कीमत है उसकी, तो कागज का टुकड़ा है। तो वो आप क्या करते हो, उसको कन्वर्ट कराते हो यूएस डॉलर्स और यूएस डॉलर बाहर बेचते हो अपनी फैमिली मेंटेन करने के लिए। मुझे बस एक बात बताओ, जब आपने यहाँ पर कहा कि भाई वहाँ इंडियन रुपी चलेंगे नहीं और मुझे डॉलर खरीदने, किसी बैंक में जाके डॉलर खरीदे, आपने बेटा फॉरेन करेंसी की डिमांड करी कि नहीं करी, फॉरेक्स की डिमांड करी कि नहीं करी, कर दी। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़े। तो सेकंड वन इज टूरिज्म। बेटा आज आप घूमने जा रहे हो बेटा किसी कंट्री में, लेट्स सपोज दुबई। बेटा दुबई में इंडियन रुपी नहीं चलते, दिरहम चलते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब शॉर्टकट में बोलते थे उनको एईडी, एईडी चलते हैं बेटा, दिरहम चलता है। ठीक है, लगभग होगा मेरे घर 25-26 रुपए का होगा, कभी मैं गया था तो 18-19 रुपए का था। तो 25-26 रुपए का होगा सर, जब वहाँ इंडियन रुपी चलते ही नहीं, दिरहम ही तो लेके जाओगे, क्या करोगे बेटा, या तो एयरपोर्ट पे या बेटा किसी ऑथोराइज बैंक के पास जाओगे इंडियन रुपी लेके कि ये 1 लाख रुपए के इंडियन रुपी रख लो, इसके इक्वलेंट मुझे एडी दे दो, दिरहम दे दो। क्या बेटा मैंने डिमांड नहीं कर दी बेटा फॉरेक्स की, फॉरेन करेंसी की डिमांड ही तो कर रहा हूँ मैं फॉरेक्स की। तो बेटा अगर आपको घूमने जाने बाद तब भी आप डिमांड कर रहे हो, अगर आप फैमिली मेंटेन कर रहे हो तब भी डिमांड कर रहे हो, दो बातें तो दिक्कत तो है। थर्ड वाले से इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा आपने बेटा फॉरेन से कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस इम्पोर्ट कर दिया, आप उसे कह सकते हो इंडियन रुपी में पेमेंट ले लो, आप कह तो सकते हो, सुनेगा नहीं, वो कहता भैया मेरा देश नहीं सकती भाई, मेरे देश में क्या काम है इंडियन रुपी का, मेरे लिए तो कागज का टुकड़ा, मैं तो कन्वर्ट करा दो। तो आप क्या करोगे, किसी ऑथराइज बैंक के पास जाओगे और कहोगे कि ये रुपी रख दो, मुझे क्या करो जो भी करेंसी की डिमांड है, मान लो जापान से आपने इम्पोर्ट किया तो मुझे तो जापानीज येन दे दो, यही तो करोगे, तो कर दिया हमने डिमांड। समझ में आ रही है बात, तीनों सिचुएशन में आप डिमांड कर रहे हो बेटा फॉरेक्स की, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो पक्का से। सर स्पेक्यूलेशन, अभी मैंने बोल दिया पेंडिंग रखो, लिख लेना बस पेंडिंग रखो। ठीक है, फिफ्थ वन इज परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स।
तो आप फॉरेन कोई कंट्री घूमने गए, लेट्स सपोज दुबई की बात कर लेते हैं। आप दुबई घूमने गए और आपको एक विला पसंद आ गया और आप इंटरेस्टेड हो विला बाय करने में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, इंडियंस ने दुबई में प्रॉपर्टी बाय करनी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप भी बाय करना चाहते हो, सर कर लो। तो दूसरे एक बात का आंसर कर दो, इंडियन रुपीज से बाय हो जाएगी, कन्वर्जन करना पड़ेगा। एपी में कन्वर्ट कराओगे, दिरहम में कन्वर्ट कराओगे, तो वो दिरहम में आपने दिरहम की डिमांड करी ना, अगर कन्वर्ट कराया तो आपको दिखाई दे रहा है चार सिचुएशन आपने कैसे डिमांड करी फॉरेन करेंसी की, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। तो वो चार ही सिचुएशन में आप सप्लाई भी कर देते हैं, और वो चारों सिचुएशन सेम है, बस एक वर्ड का अंतर है। यहाँ पर भी लिखना है यूनिलेटरल ट्रांसफर, यहाँ पर भी लिखना है टूरिज्म, यहाँ पर लिखना है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पर भी लिखना है स्पेकुलेशन, यहाँ पर भी लिखना है परचेज ऑफ फॉरेन, सब कुछ सेम, बस एक्सप्लेनेशन का थोड़ा सा अंतर है, वो समझ लो। तो मैं कब सप्लाई करता हूँ फॉरेक्स की, सर यूनिलेटरल ट्रांसफर के लिए। अब बच्चे कहेंगे क्या बात कर रहे हो, अभी तो आपने कहा यूनिलेटरल ट्रांसफर से डिमांड हो, तो वो एक्सप्लेनेशन वेट करता है। इस बार आप फॉरेन कंट्री में रहते हो, कनाडा, और फैमिली मेंटेन कर रहे हो इंडिया, आपने वहां से डॉलर बेच दिए, चलेंगे क्या, क्या करेगी फैमिली, आपके डॉलर लेके जाएगी फटाफट किसी ऑथराइज वेंडर में बेचेगी, इंडियन रुपी जाएगी, सप्लाई करके आगे क्या नहीं आगे फॉरेक्स की, फटाफट से बताओ, जल्दी से कंफर्म कर दो, सप्लाई करा बेचा, आगे बढ़ो उसी। तो वो इस बार आप घूमने नहीं गए दुबई, बेटा फॉरेनर्स घूमने आए इंडिया, जैसे उन्होंने इंडियन लैंड पे कदम रखा, उन्होंने कहा कि ऋषिकेश घूमेंगे, गोवा घूमेंगे, मसूरी घूमेंगे, ठंडे ठंडे इलाकों में घूमेंगे, उनकी स्किन को भी सूट करता है, ठीक है, वो ठंडी देखते हैं अपने देश में। उन्होंने क्या किया बेटा, जैसे ही लैंड करे फटाफट से उन्होंने क्या किया, ये $1000 है, फटाफट से कन्वर्ट कर दो इंडियन रुपये में, बेची तो हमारे अपने डॉलर, सप्लाई तो कर दी बेटा फॉरेक्स में, ठीक है ना बात, समझ पा रहे हैं सर। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर आपने गुड्स एक्सपोर्ट कर दिए किसी कंट्री को, यूएसए को, वहां से डॉलर आ गए, क्या करोगे डॉलर का, चलते तो है नहीं, क्या करोगे, बेचोगे या आगे इंडियन रुपये जाओगे, तो बेचने गए, कराए सप्लाई, कराए सप्लाई, लास्ट वन स्पेकुलेशन अभी, परचेज ऑफ फॉरेन एसेट, तो फॉरेनर्स के लिए इंडिया फॉरेन ही है, तो इंसान कनाडा में रहता है उसके लिए इंडिया फॉरेन है, सीधी सी बात, हमारे लिए कनाडा फॉरेन है, उनके लिए इंडिया फॉरेन है। वो इंडिया घूमने, उन्हें गोवा में कोई विला पसंद आ गया, वो खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो कैसे खरीदेंगे, इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कराएंगे अपने डॉलर को, बेचेंगे हमारे देश में डॉलर को, वो भी सप्लाई के लिए, सर मैंने तो फिर आपसे बहुत आसान शॉर्टकट बनाया है, जो यहाँ सब कवर हो जाए, बाकी तो आपको देखना है, ठीक है ना। आप फटाफट से पिछली स्लाइड और ये स्लाइड नोट डाउन कर दो, आज का एक छोटा सा टॉपिक हो जाता है, ठीक है, 35-36 तक बस नोट डाउन कर दो। तो वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेक्स आपने लिख दिया, तो जैसे डिफरेंस फॉर्म में मैंने लिखा है, मेरा सर ने वैसे ही लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना सबने डिफरेंस फॉर्म में, इस डिफरेंस फॉर्म को बरकरार रखेंगे, इधर मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा, इधर मैं सप्लाई कर्व बनाऊंगा, ठीक है, डिफरेंस फॉर्म को बरकरार रखेंगे। तो आप सबने ना, बस बस अब सामने देख लो यार, 1-2 मिनट का होता है ऐसे ही, जब इतना कंसंट्रेशन से इतनी देर पढ़ा तो 2 मिनट में कुछ नहीं चला जाएगा। तो आप सुने ना डिमांड पर बहुत बार बनाए, ठीक है, मुझे प्रॉपर्टी याद कराना, डिमांड करके प्रॉपर्टी मुझे लगता है सबसे आसान होगी, क्या प्रॉपर्टी डिमांड करें, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैरी अपवर्ड स्लोप, तो क्या तो मैं बोल रही हूँ, या तो कहाँ से आते हो भैया, छोले लेके कहाँ से होते हो क्या, रेट ऑफ फॉरेक्स, बाबू फॉरेन एक्सचेंज के प्राइस को मैंने ले लिया बेटा वाई एक्सिस पे, जैसे हम रेट ऑफ फॉरेक्स बोलते हैं, तो रोबो डिमांड ऑफ फॉरेक्स को मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे, डिमांड ऑफ फॉरेक्स इज ऑन एक्स एक्सिस, और बेटा रेट ऑफ फॉरेक्स इज ऑन वाई एक्सिस, बेटा ऐसे ही तो बनता है डिमांड का, ठीक है जी। सर कोई पर्टिकुलर रेट पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी डिमांडेड है, ओरिजिन और आर, ये मान लो कोई पर्टिकुलर रेट है, इस पर क्वांटिटी डिमांडेड है ओरिजिन और क्यू, ठीक है,
कोई दिक्कत तो दर्शाने का तो देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इतना तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा ही होगा बाबू के आगे में, इतना तो पढ़े ही हो। बाबू अगर रेट बढ़ेगा तो दिखाई दे रहा है क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी। अगर रेट शिफ्ट हो गया ओ आर से ओ आर वन तो क्वांटिटी डिमांडेड में शिफ्ट हो जाएगी ओ क्यू से ओ क्यू वन। कोई दिक्कत तो दर्शाने को। और बेटा अगर रेट गिर गया तो ये भी दिखाई दे रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। अगर बेटा रेट शिफ्ट हो गया आर से आर टू तो बेटा क्वांटिटी डिमांडेड में जीरो क्यू से जीरो क्यू टू तक पहुंचेगी। कोई दिक्कत तो सिंपल। इसका चित्र बेटा मैंने ऐसे इसलिए नहीं करा, मुझे पक्का पता है डिमांड और सप्लाई डायरेक्टली तो पेपर में कर्व बनाने को कभी नहीं कहेगा। एक और टॉपिक के लिए किया तो कल कराएंगे। ठीक है, सप्लाई कर कैसा होता है देखने में भैया। कोई प्रॉपर्टी बता दो यार, मुझे अच्छी आ रही है 11वीं पास करेगा बेटा। पॉजिटिवली स्लोप कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट क्योंकि देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। तो ऐसा कर्व बनेगा कुछ पॉजिटिवली स्लोप कर एसएस, कोई पर्टिकुलर रेट पर कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी सप्लाइड है। ठीक है जी, अगर रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ेगी और अगर रेट गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिर जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो पढ़ा ही हो। बस आज और कुछ नहीं कराना, आगे से नोट डाउन कर लो। रखते आज के लिए इतना ही।